हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे 2-3 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। उसके बाद बी ऑप्शन है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। तो यहाँ पे हमें बताना कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही दिया गया है कि बोली जो होती है वह वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा जो होता है भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होता है। तो जिन लोगों ने ए ऑप्शन इसका बताया है उन सभी का सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे कम से कम 2-3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। तो यहाँ पे बात की गई है कक्षा 1 की। तो कक्षा 1 के लिए जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया है निपुण मिशन के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 शब्दों के वाक्य जो है छोटे वाक्य जो पढ़ पाएँ। अब बात की जाए यहाँ पे जैसे कि जो बुनियादी स्तर होता है, तो बुनियादी स्तर में लक्ष्य रखा गया है निपुण भारत मिशन के अनुसार कि कम से कम 2-3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। और ये तो हो गए कक्षा 1 के लिए। उसके बाद कक्षा 2 के लिए होता है कि कम से कम 45 से 60 शब्द पढ़ पाएँ। कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द पढ़ पाएँ और जब कक्षा 3 में पहुँच जाएँ तो कम से कम 60 शब्द जो है अर्थ सहित पढ़ पाएँ। कितने शब्द? 60 शब्द या फिर उनसे अधिक। और 45 से 60 के बीच में जब पढ़ पाएंगे तो वो रहेंगे कक्षा 2 में। तो ये सारे जो है ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। इनसे चारों से जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उससे इसके लिए किन गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, दिखाए गए चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करने के लिए कहना। तो अगर श्रवण कौशल का आकलन करना है किसी शिक्षिका को, तो उसके लिए जो सबसे उचित तरीका होगा वह हो जाएगा सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। क्योंकि जितना बच्चे जब अच्छे तरीके से सीखेंगे तो उतनी तरीके से जो है चित्र को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जिन लोगों ने बताया उनको सही हो जाएगा। देखते अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के पठन को कहा जाएगा यहाँ पे विस्तृत पठन। क्या कहेंगे? विस्तृत पठन कहा जाएगा। और विस्तृत पठन जो होता है वह मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे जो अन्य पठन दिए गए हैं इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बारीकी से पठन। बारीकी से पठन होता है किसी विशिष्ट जानकारी के लिए। किसके लिए? किसी विशिष्ट जानकारी के लिए। जैसे कि कोई अखबार है, उसमें से कोई एडवर्टाइजमेंट निकला, जैसे कि कोई नौकरी का एडवर्टाइजमेंट निकला किसी अखबार में, तो पर्टिकुलर वही मतलब हमें एडवर्टाइजमेंट वह पढ़ना है और पूरे अखबार से मतलब नहीं है। तो बारीकी से पठन जो होता है वह विशिष्ट जानकारी के लिए होता है। किसी विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ना जो होता है वो होता है बारीकी से पठन। अब बात की जाए सरसरी तौर पर पठन। तो सरसरी तौर पर पठन क्या होता है? सरसरी तौर पर पठन मुख्य रूप से होता है सारांश के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए? मुख्य तौर पर यह सारांश के लिए पढ़ा जाता है। अब सारांश के लिए तात्पर्य यह है जैसे कि कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है या फिर अखबार वगैरह है, तो उसमें क्या किया गया, बस जल्दी से हेडिंग पढ़ ली गई तो उसका सार जो है निकाल लिया गया, थोड़ा ऊपर ऊपर, बस काम खत्म हो गया। इसमें फिर डीप में नहीं पढ़ा जाता है। तो सरसरी तौर पर पठन हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि कोई बुक होती है, कोई बुक में पहले जो उसकी जो है सारणी दी होती है कि बुक में ये चीज़ें हैं, तो इसका जो पहला वाला पेज होता है बस वही वाली सारणी देख ली गई कि इसमें से ये चीज़ बुक में है। तो क्या होगा, इस तरीके का जो पढ़ना होता है वो होता है सरसरी तौर पर पढ़ना।
अब बात की जाए गहन पठन, तो गहन पठन से तात्पर्य होता है कि बहुत चीज़ को, जब किसी चीज़ को डीप में पढ़ा जाता है। इसमें पढ़ा जाता है एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अब किसी को एग्ज़ाम देना है तो क्या करेगा, उसमें से चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके पढ़ेगा, डीप में पढ़ेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लिखना होगा वहाँ पे जाके। तो ये सारे पठन जो है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो लेखन प्रक्रिया के जो 8 चरण होते हैं, तो सब जो 8 चरण पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो होता है, पहला होता है मानस मंथन। मानस मंथन, तो यही होता है हमारा जो है लेखन प्रक्रिया से पूर्व का चरण। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। लेकिन 8 चरण कौन कौन से होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात की जाए 8 चरण की, तो पहला होता है हमारा मानस मंथन, ब्रेन स्टोरिंग में जो पहला होता है। उसके बाद दूसरा होता है रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तीसरा होता है प्रारूप बनाना, प्रारूप बनाना। चौथा होता है संपादन करना, संपादन। उसके बाद पांचवा होता है समीक्षा करना। छठवां होता है त्रुटि विश्लेषण करना। सातवां होता है अंतिम प्रारूप बनाना, अंतिम प्रारूप बनाना। और आठवां जो होता है वह होता है प्रकाशन करना। क्या होता है? प्रकाशन करना। आठवां जो होता है वह होता है प्रकाशन करना। तो ये सारे 8 चरण जो होते हैं बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। इनको क्रम से लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, तो ये सारे 8 चरण जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना, पढ़ी गई पाठ सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ सामग्री में कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो पठन बोध पर जो है कार्य करा रही है, तो किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है एक शिक्षिका? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ी गई पाठ सामग्री आधारित प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? प्रवाह के साथ पाठ सामग्री, प्रवाह के साथ सूत्रलेख, डम्भ सिरांड या फिर मूक अभिनय, या फिर जिज्ञासा श्रुतिलेख। तो यहाँ पे देखो जो मेन यहाँ पे की पॉइंट है वह होता है कि विभिन्न हिस्सों को पढ़ते हैं। जब कोई पैराग्राफ कहानी वगैरह जो है अलग अलग हिस्सों पर पढ़ा जाता है, क्रम से नहीं पढ़ा जाता, तो उसे कहा जाता है जिज्ञासा श्रुतिलेख। क्या कहते हैं उसको? जिज्ञासा श्रुतिलेख कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसे कहा जाएगा जिज्ञासा श्रुतिलेख। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या है? तो निपुण का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसमें से जिनको फुल फॉर्म मालूम होगा उनका सही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। उसके बाद क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की जो संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? भाषार्जन उपकरण, प्रारंभिक संगीत, सादृश्यीकरण, या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसे कहा जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और इसके बारे में बताया था वाइगोत्स्किन। किसने बताया था? वाइगोत्स्किन इसके बारे में बताया था। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करना है आपको, जो भाषार्जन उपकरण है इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था चॉम्स्की ने। किसने? चॉम्स्की ने। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है एक भाषार्जन उपकरण होता है, जिससे क्या होते हैं बच्चे जो है भाषा को अर्जन करते हैं, भाषा सीखते हैं। तो ये बताया था चॉम्स्की ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, कैसे थे ये? प्रकृतिवादी थे। कैसे थे? प्रकृतिवादी थे।
प्रकृतिवादी थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेख सीखने में मदद करनी चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तमुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। अपरिचित मुद्रित पाठ सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। अब देखो एक पॉइंट जो है कि पॉइंट जो है याद रखने हैं कि जब बात की जाए विविध तरीकों की अवसर देने की, जो है बच्चे को करके सीखने की, तो इस तरीके के जब ऑप्शन मिले तो ये क्या है, हमेशा जो है सही होते हैं। अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीज़ें सीखते हैं जब बच्चे, तो ये ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? बबलाना 2 शब्दी वाक्य चरण, 1 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। उसके बाद बबलाना 1 शब्दी वाक्य चरण, 2 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। उसके बाद सी नंबर है 1 शब्दी वाक्य चरण, बबलाना 2 शब्दी वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। उसके बाद डी नंबर है 1 शब्दी वाक्य चरण, 2 शब्दी वाक्य चरण, बबलाना, संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पर जो सही क्रम दिया गया है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बबलाना, उसके बाद 1 शब्दी वाक्य चरण, फिर 2 शब्दी वाक्य चरण, फिर उसके बाद संक्षिप्त वाक्य चरण। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। और एक पॉइंट और याद रखना, जो भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था चॉम्स्की ने। किसने दिया था? भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह प्रतिपादित किया था जो है चॉम्स्की ने। किसने? नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? मतलब कोई बच्ची है वो क्या करती है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, तो रूब्रिक जो है किसका आकलन करेगा? इसके बारे में बताया गया यहाँ पे, उच्चारण का, व्याकरण का, प्रवाह का, शब्द भंडार का। तो यहाँ पे देखो की पॉइंट क्या है, वो शब्दों के बारे में बात हो रही, नए शब्द समझती है, तो क्या होगा, शब्दों का आकलन करेगा रूब्रिक जो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द भंडार का, शब्द भंडार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी है? पढ़े गए पाठ के शब्द के अर्थ बताओ। आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करते हैं उनके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्य में वर्णन करो। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल वाचन कौशल का आकलन करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है कि पढ़े गए पाठ के शब्दों के अर्थ बताओ, ये ऑप्शन जो है वाचन कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि केवल उसका जो है वाचन कौशल का जो है क्या करना है, आकलन करना है। पठन कौशल का आकलन जो करना होता है, तो पठन कौशल का जो मतलब सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का होता है वह होता है कि पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ का अर्थ समझ में आए, तब हो जाता है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो है ए वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो जब व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता तो उसे कहा जाता है डिस्फ्रेजिया। क्या कहते हैं इसको? डिस्फ्रेजिया कहते हैं। अब बात की जाए डिसकैलकुलिया, तो क्या होता है, गणना संबंधी विकार होता है। गणना संबंधी विकार होता है, गणना संबंधी विकार होता है। और जो होता है डिसर्सिया, जैसे कि डिसर्सिया जो होता है ये भाषा ध्वनि संबंधी विकार होता है, भाषा ध्वनि संबंधी विकार होता है। और उसके बाद बच्चा हमारा कौन सा, डिस्प्रेक्सिया। तो बात की जाए यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया जो होता है, तो डिस्प्रेक्सिया जो होता है वह मस्तिष्क संबंधी विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है हमारा, जो होता है दिमाग संबंधी मनोविकार होता है, दिमाग संबंधित मनोविकार होता है। तो ये सारे जो है हमें जो है याद रखने हैं विकार जो है, क्योंकि पेपर में इनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो 15 क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।